नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव कर्ण। ये वैसे दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि ध्वनि और ऊर्जा का क्या रिलेशन है और उसमें आइंस्टीन का सिद्धांत है वो किस प्रकार से लागू होता है, ये हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे मानव कर्ण। इसके हम दो भागों में या दो तरीके से इसको देखेंगे। एक हम इसकी समझेंगे संरचना और हम दूसरा इसकी क्रियाविधि, यानी कान के अंदर की बनावट कैसे है और किस प्रकार से ध्वनि की संवेदनाओं को ग्रहण करता है। आइए तो इसको समझने से पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, तो आप भी देखें और इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से चित्र बनाएं। क्योंकि एक बायोलॉजी का छात्र होता है उसको चित्र बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि जब वो 11th-12th में होता है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, तब उसको फाइल का काम करना ही पड़ता है। तो एक चित्रकारी भी साथ में हो जाती है। दूसरा जब चित्र बना लेता है तो चित्रकारी भी उसको आ जाती है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और साथ में आंतरिक अंगों को भी वो समझ लेता है। आप साथ साथ में देखते रहें कि किस प्रकार से चित्र का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये इसका एक चित्र हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके भागों को समझ लेते हैं। इसके तीन मुख्य भाग हैं। सबसे पहला भाग, बाहर का जो भाग है उसको कहते हैं बाह्यकर्ण। नीचे नीचे लिख देता हूं, या मैं यहां लिख देता हूं बाह्यकर्ण। बाह्यकर्ण के अंदर दो भाग आते हैं, एक तो ये बाहर वाला पिन्ना और ये के नली, इनके भी मैं साथ के साथ में नाम लिख देता हूं। दूसरा मध्य कर्ण है, उसका ये वाला भाग है मध्य कर्ण, इसमें कान का ये पर्दा आता है और ये तीन हड्डियां आती है, यानी इसको कहते हैं मध्य कर्ण। और तीसरा आता है अंतःकर्ण। अंतःकर्ण के अंदर है एक तो ये कोकली आती है जो शंख के समान कुंडलित होती है और तीन अर्धचंद्राकार नलियां होती है। खास बात ये होती है कि जब हम इसको पढ़ेंगे
तो सबको जोड़े में पढ़ेंगे। अर्थात कान को हमने 3 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग को फिर हम 2 भागों में बांटेंगे, तो क्या है ये पढ़ने में थोड़ा सरल हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे इनके नाम ड्रॉ कर देता हूं। सबसे बाहर का भाग है उसको कहा जाता है इंग्लिश में ऑरिकल, या इंग्लिश में कहा जाता है इसको, ये इंग्लिश का नाम है वैसे, पिन्ना या ऑरिकल दोनों, पिन्ना। दूसरा फिर ये नली, इसको कहा जाता है बाह्य कर्ण नलिका या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या बाह्य कर्ण नलिका कहते हैं इसको। मध्य कर्ण है, उसके अंदर ये वाली जो पर्दा भी कहते हैं इसको, कान का पर्दा, या इसी का एक नाम है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसका अन्य नाम भी है। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे की ओर पाई जाती है टिम्पेनिक केविटी, यानी ये गुहा, टिम्पेनिक केविटी। और 3 हड्डियां आती है इसके अंदर, अस्थियां। अस्थियां भी 3 है, इनके भी नाम है एम, आई और एस। जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, मेलियस, इनकस और स्टिपिज। अंतःकरण के अंदर ये कुंडलित वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है कॉक्लिया या कर्णावृत, कर्णावर्त। और अर्धचंद्राकार नलिकाएं, अर्धचंद्राकार यानी आधा चांद जो होता है, इस प्रकार के आधी नलिकाएं होती है अर्ध चंद्राकार नलिकाएं। इनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। तो ये कान के भाग है, 3 भाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण में 3 है, ऑरिकल यानी ये वाला जो भाग है पिन्ना, फिर इसके अंदर नली, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या बाह्य कर्ण नलिका। उसके बाद में पर्दा, एक झिल्ली नुमा संरचना होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और उसके पीछे की ओर पाई जाती है टिम्पेनिक केविटी, इसका अन्य नाम वो भी देखेंगे। फिर आ जाती है 3 अस्थियां, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। और अंतःकर्ण के अंदर 2 भाग हैं, कर्णावत या कोक्लिया और अर्धचंद्राकार नलिका, ये संख्या में 3 होती है। अब हम इनको एक एक को डिटेल में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बाह्य कर्ण, और बाह्य कर्ण में भी हम बात करेंगे ऑरिकल या पिन्ना। देखो इसकी 2 विशेषताएं, मैंने बताया कि जोड़े में पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। हर अंग के, हर भाग के 2-2 भाग अपन या 2-2 विशेषताएं अपन देखेंगे। ये जो बाहर वाला भाग है इसकी 2 विशेषताएं। पहला विशेषता, ये वाला जो भाग है बहुत सॉफ्ट वाला भाग है। ऊपर वाले भाग में उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज का बना हुआ, इसलिए थोड़ा लचीला है, जबकि ये वाला भाग बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसको कहा जाता है कर्णपाली या ईयर लोब। इस पाली की खास विशेषता ये होती है, जैसे आप इस चित्र में देखेंगे तो इस चित्र में ये वाला भाग है वो कान के अंदर का है और इसके वाला भाग बाहर का है। तो इसमें क्या होता है, यहां से आप मान सकते हैं इसको, ये वाली जो पाली है, ये पाली, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये अपना सिर है और इसमें कान एक तो सीधा आता है, इस प्रकार से जुड़ता है, और दूसरा एक ऐसे होता है जिसमें पाली ऐसे जुड़ती है, यानी यहाँ पे बीच में खांच है, ये वाली खांच अलग से दिख रही। अगर ये सीधा सीधा ही आ जाए यूं सीधा, तो ईयर लोब है वो सीधी जुड़ी हुई रहती है। और ये एक आनुवंशिक गुण भी है, यानी माता पिता से बच्चों के अंदर ही स्थानांतरित भी होता है। तो कर्णपाली के आनुवंशिक गुण भी 2 होते हैं, एक प्रकार से यहाँ कट लगा हुआ रहता है, एक में कट नहीं होता, सीधा जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा, इसका यहाँ वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला जो सामने वाला भाग है, यहाँ पे थोड़ा गड्ढा, अगर अपन यूं करके थोड़ा भरेंगे तो यहाँ पानी भर जाएगा, यानी एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब को कहा जाता है कोंका, कोंका कहा जाता है। और आप इसको एक चित्र के साथ ऐसे भी देख सकते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। कोंका कान का जो बीच का वाला भाग है, गड्ढे वाला भाग है, और इस चित्र में ये छोटा सा तालाब आपको क्लियर दिख रहा है। अब हम देखते हैं इसके कार्य। इस पिन्ना का कार्य है, जो आकार है वो है कीट के आकार का, और इसी में इसका कार्य छुपा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत ज्यादा एरिया है, उसको एक जगह कंसंट्रेट कर देता है, यानी इतनी साउंड है उसको वो एक जगह ला देगा, पास ला देगा। तो ये हो गया इसका ऑरिकल का काम। दूसरा एक काम हो रहा है, वैसे वो अन्य काम ही है। चश्मा जब पहनते हैं तो यहाँ रखने के काम में ये आता है।
चश्मा इसके ऊपर यहाँ पे, ये जो डंडी होती है वो यहाँ पे डल जाती है। या और कोई जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो भी जैसे ऐसे कर लेते हैं, रख लेते हैं वस्तुओं को। तो इस प्रकार से ये भी इसका एक साइड काम है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसकी भी हम दो बातें पढ़ेंगे। पहली बात, इसके अंदर यहाँ पे बाल पाए जाते हैं अंदर, वो क्या है, धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। दूसरा, यहाँ वाली जो स्किन होती है, इस स्किन के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि का नाम है सीरूमिनस ग्लैंड। ग्रंथि का नाम है सीरूमिनस ग्लैंड, सीरूमिन ग्रंथि। ये एक पदार्थ स्रावित करती है, उस पदार्थ का नाम है सीरूमिन। एक प्रकार का कह सकते हैं वैक्स है, यानी मोम है, यानी इसको चिकना, नम, मुलायम, सॉफ्ट बनाए रखने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। और साथ ही यह धूल के कणों को अंदर जाने से रोकता है। ये एक पाथवे है, एक रास्ता है साउंड को अंदर भेजने का। ये एक नली जैसी संरचना है। इस यहाँ से सीधी ये दिखती भी है, थोड़ी सी ये क्या है, मुड़ी हुई रहती है, एस की शेप में होती है, यानी इस प्रकार से होती है ये थोड़ी ऐसे। अगर इसको थोड़ा मोड़ेंगे तो एस, तो थोड़ा सा इसको खींच के थोड़ा सा सीधा करेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसे आकार के नली का। ऐसे होने से क्या है, ये सीधा एकदम नहीं दिखता है, थोड़ा सा ये कर्व में के अंदर ये रहता है। इसका काम है साउंड को अंदर भेजना। साउंड जब अंदर जाएगी तो वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराती है। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं। ये था इसका बाह्य कर्ण। अब अपन प्रवेश करते हैं मध्य कर्ण की ओर। तो मैं इसको एक बार मिटा ही देता हूं ताकि अपने पास में स्पेस भी हो जाएगा लिखने के लिए। अब बात कर रहे हैं मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में सबसे पहले साउंड जाएगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये इसको पर्दा भी कहते हैं, कर्ण पटे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जब पड़ जाता है तो व्यक्ति हमेशा के लिए बहरा हो जाता है, साउंड इससे टकराती। इसके पीछे एक स्पेस रहता है, यानी ये कैविटी रहती है, इस कैविटी को कहा जाता है टिम्पेनिक कैविटी। अब देखो इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको टिम्पेनिक कैनाल भी कहते हैं, या एक दूसरा नाम इसका यूस्टेकियन ट्यूब। और मैं इसका यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन नली का शब्द वो काम में लूंगा। ये शब्द इसके लिए ज्यादा यूस्टेकियन नली का इसको कहा जाता है। अब देखो ये जो नली, ये जो स्पेस है, इस स्पेस की जो अंतिम ओपनिंग है, या कह दें कि दूसरा इसका जो भाग है वो ग्रसनी के अंदर खुलता है। ग्रसनी, इंग्लिश में बात करें तो फेरिंग्स। अब देखो इसका भी काम समझो। कर्ण पर्दे, यानी एक पर्दे का काम हो गया। पर्दे के पीछे की जो गुहा है, इसका काम क्या है, ये मुख के अंदर खुल रही है, मुख गुहा, या सही शब्द ग्रसनी, वहां पे ये खुलती है। ये क्या काम करती है, ये कान के बाहर और अंदर के दाब को समान बनाए रखने का काम करती है। पर्दा है, इसके दोनों तरफ दाब समान रहे, इसका कार्य करती है। आप ऐसे समझे, ऐसे सोचें, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे है और अगर वो नीचे ही पे आ जाता है, मान लो 5 किलोमीटर या एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद में कोई व्यक्ति जब नीचे आता है तो ऐसी स्थिति जब वो ऊपर है तो वहां बाहर का दाब कम है, अंदर का दाब भी कम। जब वो व्यक्ति नीचे आएगा तो बाहर का दाब बढ़ेगा, बाहर का दाब बढ़ेगा तो इस पे दबाव लगेगा। इस दबाव को बराबर रखने के लिए यहां से भी दबाव लगेगा, और ऐसी स्थिति में एक साउंड स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे पॉपिंग। पॉपिंग का अर्थ ऐसे समझ सकते हो आप, चट चट की आवाज, कान वो चट चट ऐसे बोलने लग जाता है। उसका कारण यही है कि दोनों तरफ के दाब को समान किया जा रहा है, और ये एक तरह से अपने लिए अनुकूलन है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपने को सही साउंड सुनाई नहीं देगी, और दाब एकदम कम ज्यादा हो जाएगा, या बहुत ज्यादा अंतर जब दाब का आ जाएगा तो कान का पर्दा फट भी सकता है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति नीचे वाले स्थान से ऊपर की ओर जाता है तो इसका रिवर्स होगा, यानी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे दाब ज्यादा और ऊपर दाब कम है, तो इसमें दाब ज्यादा लगेगा, तो यहां से हवा को इधर भेजा जाएगा, उस समय भी चट चट की आवाज आती है। एक इसको अन्य तरीके से समझ सकते हैं, आप जैसे नाक को बंद कर लें और अब हवा को बाहर निकालें तो जगह है ही नहीं। नाक और मुंह को बंद करके जब हम हवा को बाहर निकालेंगे, धक्का मारेंगे, बल लगाएंगे, तो हवा बाहर निकलने का प्रयास करेगी, तो ये हवा नाक
से और मुख से तो निकल नहीं सकती, वो हवा इधर से आएगी, तो यहाँ पे दबाव पड़ता है। जैसे अगर मैं नाक बंद करके जोर से करूंगा तो कानों में दबाव, चट की आवाज आ जाती है। तो ये भी एक दाब का अपने यहाँ पे देखा है। अब हम दूसरा, ये बात की मैंने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और टिम्पेनिक कैविटी की, अर्थात यूस्टेकियन नालिका की, इसकी ओपनिंग है वो ग्रसनी के अंदर होती है। अब बात करते हैं इसका दूसरा भाग। एक भाग अपन ने देखा टिम्पेनिक कैविटी, और दूसरा भाग है इसकी अस्थियां। इसके अंदर 3 अस्थियां पाई जाती है। बाहर वाली अस्थि का नाम है मेलियस, इसका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिच। पूरा नाम लिख देता हूं मैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिच। इस हड्डी की खास बात क्या है? सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और इस हड्डी से पेशी मसल्स है, वो एक मसल्स पे जुड़ी हुई रहती है इसको वाइब्रेट करने के लिए। उस पेशी का नाम है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस, ध्यान देना, स्टेपीज से ही बना स्टेपीडियस। और मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी का नाम भी है वो स्टेपीडियस। मानव शरीर में 206 हड्डियां, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। मानव शरीर में कुल पेशियां 639 और सबसे छोटी स्टेपीडियस, तो दोनों साथ में ही, इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया। देखो इनका आकार विशेष बात है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इन 3 हड्डियों का आकार विशेष है। इसका आकार होता है हथौड़े के जैसा, इनकस का आकार होता है निहाई, और स्टेपीज का आकार होता है रकाब। देखो हथौड़ा तो जानते ही हैं, यानी एक भाग है वो मोटा होता है, दूसरा भाग पतला होता है। एक होता है निहाई, और रकाब यानी जब घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं तो जिसके ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं, ऐसी संरचना यहाँ पे आपको चित्र पे दिख भी रही होगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक लोहार गर्म लोहे को निहाई पे रखकर कूट कर उससे निहाई रकाब बना रहा है। एक लोहार गर्म लोहे को पीट कर, किस पे रख के पीट रहा है? निहाई पे रख के पीटता है। निहाई क्या है? लोहार के पास में एक औजार है जिसके ऊपर वो लोहे को रख के कूटता है, और हथौड़े से कूट रहा है, और क्या बना रहा है? रकाब। तो आपको इनका आकार याद हो जाएगा। दूसरा, जब इन हड्डियों का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है तो उन हड्डियों के नाम मैं यहां पे बता देता हूं। इसका नाम है आर्टिकुलर, एक हड्डी का नाम है आर्टिकुलर। वो हड्डी बाद में रूपांतरित होकर कौन सी हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है? मेलियस। जीके के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो रहे हैं कि मेलियस किस हड्डी का रूपांतरण है? वो है आर्टिकुलर। इनकस इनका हड्डी का रूपांतरण है वो है क्वाड्रेट, और स्टेपीज ये है हायो मैंडिबुलर। क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ पे, किस हड्डी के रूपांतरण से स्टेपीज हड्डी का निर्माण होता है? वो है हायो मैंडिबुलर। किस हड्डी के निर्माण से इनकस का निर्माण होता है? क्वाड्रेट। तो देखो इनके आकार और इनके रूपांतरण की किस हड्डी से बनते हैं। यहाँ पे देखो क्रियाविधि में क्या होगा, जब साउंड या ध्वनि तरंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आएगी तो पर्दे से टकराएगी, पर्दे में कंपन होंगे, और वो कंपन मेलियस में जाएंगे, मेलियस के कंपन इनकस में जाएंगे, इनकस के स्टेपीज में जाएंगे। यहां तक अपन ने कंपन को देख लिया कि ये किस प्रकार से कंपन है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अंदर की ओर चलते हैं, अंतःकरण की ओर। अंतःकरण, इसको देख लेते हैं। अंतःकरण के भी मैंने बताया 2 ही भाग है। पहला भाग है कोक्लिया या कर्णावृत। इसका जो आकार होता है वो शंख के समान ये कुंडलित नलिका होती है। इस नलिका को खींचकर सीधा किया जा सकता है। सीधा करेंगे तो ऐसी ये एक सीधी नली प्राप्त होगी, और उस नली का यहां से सेक्शन काटेंगे तो ऐसा एक गोल सेक्शन प्राप्त होगा। इस गोल सेक्शन की विशेषता क्या है? ये तो इसकी दीवार हो गई, और इसके अंदर अलग अलग चेंबर होते हैं। जैसे ये वाला चेंबर 1, ये 2 और ये 3, इस प्रकार से 3 इसके अंदर चेंबर्स होते हैं। इस चेंबर के अंदर और इस चेंबर के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कहा जाता है पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ एक लिक्विड भरा रहता है। और जो बीच वाला है उसकी खास बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुनने से संबंधित जो कार्य वो यही पे होता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है, और उन सेल्स के ऊपर ऐसे बाल लगे रहते हैं।
और उसका एक आधार रहता है, उस आधार से तंत्रिकाएं निकलती है और ये तंत्रिकाएं आपस में जुड़कर कहाँ पे जाती है, मस्तिष्क तक जाती है। इसके अंदर भरा रहता है एंडोलिम्फ। गौर कीजिएगा, एंडोलिम्फ। दो लिक्विड मैंने बताए हैं, जो दो बाहर के चेंबर हैं पेरिलिम्फ और बीच वाला लिम्फ है। अंदर वाला है तो अंदर वाले में तो एंडो ही होगा, एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ यहां पर भी पाया जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह एंडोलिम्फ है, लेकिन यहाँ पे एंडोलिम्फ है और बीच वाले भाग में एंडोलिम्फ है, जो परिधि की ओर है वहां पे पेरिलिम्फ है। तो मैं यहाँ पे और बताऊंगा एंडोलिम्फ। इस संरचना को कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी। सुनने की सारी क्रिया यहाँ पे ध्वनि संवेदनाओं को यहीं पे ग्रहण किया जाता है। देखो इसका थोड़ा सा मैं बड़ा चित्र बना लेता हूं। ये जो चित्र बनाया अब मैंने ऑर्गन ऑफ कोर्टी का बनाया, इसका बेस कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे कुछ सेल्स इस प्रकार से लगी रहती है और इन सेल्स के ऊपर बाल रहते हैं, रोम रहते हैं। इस सेल्स को कहा जाता है हेयर सेल। ये बेस हो गया इसका। इस बेस में से इसमें से तंत्रिका निकलती है, इस प्रकार से वो आपस में जुड़कर मस्तिष्क तक ले जाती है, श्रवण तंत्रिका को बनाती है। तो ऐसा जो अंग बन गया इसको कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी। इसके अंदर भरा रहता है एंडोलिम्फ। अब ये जो ये हेयर होते हैं, ये हेयर ध्वनि के जो कंपन होते हैं, उन कंपनों को, उन संवेदनाओं को ग्रहण करके तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है और मस्तिष्क से हमें बताता है कि हमने क्या ध्वनि, क्या साउंड हमने सुनी है। तो देखो यहाँ के कंपन पर्दे से, 3 हड्डियों से होती हुई है, यहाँ ओवेल विंडो कहा जाता है, एक अंडाकार विंडो होती है और इसलिए इसको नाम दिया है ओवेल विंडो। ओवेल विंडो से कोकलिया में प्रवेश करते हैं और कोकलिया से, ये कोकलिया के इस वाले भाग में, यानी जो मध्य वाला भाग है, उसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टी तक साउंड पहुंचती है, कंपन पहुंचते हैं और वो कंपन श्रवण तंत्रिका से कहां तक पहुंच जाते हैं, मस्तिष्क से। अर्थात यहाँ पे तंत्रिकाएं निकलती इससे अंदर से, और ये तंत्रिकाएं कहां पे जाएगी, श्रवण तंत्रिका है इस तंत्रिका का नाम, श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व, और ये जाएगी मस्तिष्क तक संवेदनाओं को लेकर। तो ये था एक प्रकार का सुनने का कार्य, और ये अपन ने देखा है कोकलिया। अब अपन दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा वाला भाग है, उसका कार्य संतुलन से संबंधित है। ये था कोकलिया इधर, और दूसरा है अर्धचंद्राकार नलिकाएं। इनके अंदर ये 3 होती है संख्या में, खास बात है 3, ये 1 और ये 2 और ये इधर 3। अर्धचंद्राकार नलिकाएं एक दूसरे के समकोण पे 90 डिग्री के अंदर ये जुड़ी हुई रहती है। इनका जो कार्य है वो है संतुलन। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाऊं तो भी मैं गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंडोलिम्फ है वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है कि किधर हो रहे हैं, महसूस करता है और तुरंत संवेगों को मस्तिष्क तक भेजता है। मस्तिष्क मांसपेशियों को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लेता है और हम गिरने से बच जाते हैं। आप सोचो, अगर ये जैसे मान लो इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया, थोड़ा सा भी मैं टेढ़ा कर दूंगा तो ये रुकेगा नहीं, गिरेगा ही। लेकिन हम कितने भी टेढ़े हो जाए फिर भी हम नहीं गिरते। इसका कारण क्या है कि कान है वो हमारा संतुलन बना लेता है। ये 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं, इनके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है, वहां से यानी यहां से भी तंत्रिकाएं निकलती है और ये तंत्रिकाएं कहां पे जाएगी, दोनों ये मिलकर जाएगी मस्तिष्क तक। तो इस प्रकार से संदेश मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे एक विंडो और होती है। ये जो विंडो है, इस विंडो को कहा जाता है, ये गोल के आगे थोड़ी गोल होती है, इसलिए इस विंडो का नाम है राउंड विंडो। राउंड विंडो गोल होती है इस प्रकार से। तो ये कान अपन ने देखा है, ये एक कान है, ये कान की आंतरिक संरचना। अगर बात करें अपने दोनों कान है, इसका मतलब 6 हड्डियां कान के अंदर पाई जाती है, 3 एक में 3 एक में। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। बाहर से याद रखना, क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार इनका कि बाहर से इस साइड में या ईयर ड्रम से कौन सी हड्डी जुड़ी हुई रहती है, मेलियस सबसे छोटी हड्डी, इनकस और बीच में, सॉरी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज और बीच में है वो है इनकस। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा बहुत सरल से। कई बार ऐसा होता है हमें सब कुछ आते हुए भी हम उत्तर को गलत कर देते हैं, हम सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, सरल सवाल भी गलत हो जाता है। कैसे? जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मानव
श्रवण अंग है? सरल सा सवाल है। पहला ऑप्शन कर्ण, आंख और मस्तिष्क, और अन्य कोई भी आप बता सकते हैं अंग। त्वचा। तो आप इसका उत्तर आसानी से कर पाएंगे। मानव श्रवणांग वो है कर्ण। बहुत आसान सा सवाल था। अब दूसरा सवाल। अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, उसका उत्तर आप कमेंट में करके बताएं। आप पहले अनुमान लगाएंगे इसका उत्तर क्या होगा और फिर मुझे बताएंगे आपका अनुमान सही था या गलत था। कान का प्रमुख कार्य है। ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शंस में इस सवाल को दो तरीके से पूछूंगा, ऑप्शंस बदल के पूछूंगा। आपका उत्तर क्या होगा सोचना, आप अनुमान लगाना। पहला है सुनना, दूसरा संतुलन बनाना, और तीसरा सुनना एवं संतुलन बनाना, और दोनों नहीं। उपयुक्त दोनों नहीं। अनुमान लगाइए क्या उत्तर होना चाहिए। ज्यादातर को लग रहा होगा सुनना। इसका सही उत्तर है संतुलन बनाना। अभी मैं इसका उत्तर कि ये वाला उत्तर क्यों है ज्यादा को लग रहा होगा सुनना, और अगर ये नहीं लग रहा तो ज्यादातर को ये लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सुनना और संतुलन दोनों आ रहे हैं। इसका कारण मैं यही भी बता देता हूं आपको। वैसे तो अगले सवाल में था उत्तर। यहाँ पे ये कह रहा है प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्य मतलब किसी एक कार्य को पूछा है, सभी कार्यों को नहीं पूछा है। और दोनों में प्रमुख कार्य कौन सा है संतुलन है। सुनना क्यों नहीं है अगले सवाल में देखते हैं। अगर मैं प्रश्न ऐसे देता हूं, कान का कार्य है सुनना संतुलन दोनों, और ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करना। चौथा ऑप्शन गौर करने लायक है। सुनना कान का प्रमुख कार्य। अब दोनों में तो कान का कार्य है दोनों। ज्यादातर का ठीक यही होगा कि सुनता भी है संतुलन भी बनाता है लेकिन ज्यादा बड़ा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? सुनना नहीं है। ध्यान देना, सुनना कार्य होता है मस्तिष्क का, कान का कार्य है ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करना। इसलिए सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, इसलिए दोनों नहीं आ सकते। अब संतुलन है और दूसरा है ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करना। इन दोनों में ज्यादा बेटर कौन है? ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करना। तो ये थे कुछ सवाल। आपके अनुमान कैसे रहे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।